चलिए हिंदी लैंग्वेज में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों। समुज्जल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, सम। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, और ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समुज्ज्वल की बात किया जाए दोस्तों तो यह सम और प्लस उज्ज्वल से बना है। किससे बना है दोस्तों? तो सम प्लस उज्ज्वल से बना है। किससे? तो सम, म पूरा रहेगा, आधा वाला नहीं रहे, सम प्लस उज्ज्वल से बना हुआ है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा, सम। ठीक है दोस्तों। 10वां, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ। 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है? अथा, अनपढ़, अनिष्ट। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अ उपसर्ग की बात किया जाए दोस्तों तो एक ही ऐसा है जो कि अथा शब्द है, जो कि अ उपसर्ग से बना हुआ है। बाकी अनपढ़ की बात किया जाए दोस्तों तो इन सब में अ नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 10 के बाद प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ प्रत्यय युक्त है? धार्मिक, असली, प्यारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 में क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो कि सही जवाब हो जाएगा, जिसमें कि आ प्रत्यय युक्त है? प्रत्यय की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या होता है? तो ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग किसमें शब्द के अंत में आ जुड़ा हुआ है? तो एक ही ऑप्शन है, क्या? प्यारा। ठीक है। तो 11 का क्या हो जाएगा सही जवाब? तो प्यारा सही जवाब हो जाएगा। 12 प्रश्न कह रहा है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 नंबर में आप लोगों को सही जवाब देना दोस्तों कि 12 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 12 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो दोनों पद प्रधान की बात किया जाए दोस्तों तो किसमें होता है? तो यह द्वंद्व समास में होता है। द्वंद्व समास की यह परिभाषा ही होती है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। वही एग्जाम्पल की बात किया जाए दोस्तों तो जैसे माता पिता, इसमें द्वंद्व समास आएगा। तन मन, द्वंद्व समास आएगा। रात दिन, द्वंद्व समास आएगा। जिसमें दोनों पद प्रधानता की बात किया जाए दोस्तों वहाँ क्या हो जाएगा? तो द्वंद्व समास आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, जन्मांत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जन्मांत की बात किया जाए दोस्तों तो आप लोगों को इसको पहले तो अर्थ निकालना पड़ेगा कि जन्मांत का अर्थ क्या होता है। तो हमारा पता चलेगा कि ये तत्पुरुष समास होगा, या कर्मधारय समास होगा, या द्विगु समास होगा। ठीक है। तो आप बारीकी से पहले इसका अर्थ निकालिए और बताइए कि इसका अर्थ क्या होगा। तो जन्मांध में बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा? तो जन्म से अंधा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जन्म से अंधा, यानी कि से जिसमें आ गया, जिसमें कारक शब्द लग गया तो हमारा क्या हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो 13 में क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 कह रहा है हमारा कि स्वर के कितने मुख्य प्रकार हैं? 4, 5, 6। तो मुख्य प्रकार की बात किया जाए दोस्तों तो स्वर हमारा कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों। वही स्वर की परिभाषा बात किया जाए दोस्तों तो दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उनको स्वर संधि कहते हैं। मुख्य रूप से बात किया जाए तो 5 प्रकार के होते हैं। वही नाम की बात किया जाए दोस्तों तो दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, और आप 5वां क्या है? तो अयादि स्वर संधि होता है। ठीक है दोस्तों। वही स्वर संधि की पूछेगा तो हम लोग ऑप्शन बी की तरफ चले जाएंगे कि 5 प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है अतियु का संधि विच्छेद होगा। अति प्लस यु, अ प्लस तियु, अति प्लस व। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो अतियु की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, अति धन यु। इससे क्या बनेगा? तो अतियु बनेगा। ठीक है दोस्तों। क्या बनेगा? अतियु बनेगा। वही इसमें पूछेगा कि अतियु में कौन सा स्वर संधि है तो हमारा क्या हो जाएगा? तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। चलिए दोस्तों हिंदी का तो कुछ अच्छा ही दिया हुआ है प्रश्न 2.0 में। वही 3.0 की बात किया जाए दोस्तों तो उसमें उसने बहुत ही टफ कर दिया था। ठीक है। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, आयादि संधि, यड़ संधि। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 में क्या आ जाएगा दोस्तों? तो प्रत्युत्तर की बात किया जाए दोस्तों तो प्रतिधन उत्तर। क्या हो जाएगा दोस्तों उसका संधि विच्छेद? तो प्रतिधन उत्तर। और इसमें संधि की बात किया जाए दोस्तों तो जड़ संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए 16 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 देख लेते हैं कि क्या होता है। मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। मनोरंजन, मनोरंजन,
मन प्लस रंजन, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनोरंजन में बात किया जाए दोस्तों तो मन प्लस रंजन क्या होता है दोस्तों, मन प्लस रंजन, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा, मन प्लस रंजन। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों 17 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, जो कि विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि विराम चिन्ह, ठीक है, जो कि ये सिंबल दिया हुआ है को क्या कहते हैं, क्या अल्प विराम कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अल्प विराम की बात किया जाए दोस्तों तो अल्प विराम में क्या होता है, तो सिर्फ ये ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, वही अर्ध विराम की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, जो ये चिन्ह दिया गया है वो अर्ध विराम का दिया गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अर्ध विराम की बात किया जाए तो एक बिंदी और ऐसे किया जाता है। वही योजक चिन्ह की बात किया जाए दोस्तों तो सीधे एकदम ऐसे डैश की तरह दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, वही पूर्ण विराम की बात किया जाए तो सीधे एक खड़ी पाई दे दीजिए आप। अवतरण चिन्ह की बात किया जाए दोस्तों तो ऐसे ऐसे चिन्ह मतलब बिंदी बिंदी की तरफ दिया रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। शिष्टाचार, श्लाघा, श्रेय, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी शब्द के अनुसार की बात किया जाए दोस्तों, जो शिष्टाचार शब्द है वो सबसे पहले आएगा इन सब में। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो शिष्टाचार जो शब्द है वो सबसे पहले आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये सही जवाब हो जाएगा। पूछ रहा है कि ब्याज शब्द का विलोम है, समास है, समर्थन है, प्रावधान है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, और ये कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 में क्या हो जाएगा सही जवाब दोस्तों, तो ब्याज का क्या हो जाएगा, तो हमारा समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 20 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए 21 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 9 के बाद 30 तक क्या रहेगा, तो हमारा हिंदी का सवाल रहेगा। 21 में देख लीजिए, हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। क्या अरबी का अदब नहीं है, तुर्की का अमरुद नहीं है, या फारसी का आज़ादी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों ऑप्शनों में से देखिए और बताइए कि ऐसा कौन सा है जो कि सही युग्म नहीं है उनके भाषा में दिया गया है। ठीक है, तो अरबी की बात किया जाए दोस्तों तो अरबी में क्या हो जाएगा, तो अरबी जो है, अरबी में जो दिया गया है अदब शब्द वो अरबी का ही, अदब क्या है, तो अरबी का ही शब्द है। वही बात किया जाए दोस्तों, जो अमरूद है वो तुर्की का शब्द नहीं है, ये बल्कि कहाँ का है, तो फारसी का भाषा है। तो अमरूद कहाँ का है, तो फारसी भाषा है, जबकि ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो तुर्की दिया गया है, जबकि अमरूद क्या है, तो फारसी शब्द है। ठीक, यानी कि बी वाला ऑप्शन गलत है। मगही किस उपभाषा की बोली है, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मगही की बात किया जाए दोस्तों तो ये कहाँ की है, तो बिहारी भाषा उपभाषा की बोली है। कहाँ की है दोस्तों, तो बिहारी उपभाषा की बोली है, यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न चिन्हों का, योजक चिन्हों का, विराम चिन्हों का, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। पूछ रहा है कि सर्वाधिक किसका किया जाता है, तो विराम चिन्हों का, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह हो या योजक चिन्ह हो सभी क्या आ जाएगा, तो विराम चिन्हों में, यानी कि सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर देख लेते हैं, कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है। अर्ध विराम, मध्य विराम, अंत विराम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा भेद है जो कि विराम चिन्ह का नहीं है। तो बताइए दोस्तों, तो 24 में क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। किसमें जाएंगे दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन डी में चले जाएंगे। मध्य विराम जो दिया गया है और अल्प विराम जो दिया गया है वो विराम चिन्ह के भेद नहीं है। क्या क्या दोस्तों, तो मध्य विराम भी नहीं होता, अंत विराम भी नहीं होता, अर्ध विराम होता है, यानी कि 2 दिया गया है, तो यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक की तरफ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। अशोक के फूल, मजदूरी और प्रेम, कुटाज, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मजदूरी और प्रेम की बात किया जाए दोस्तों तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बल्कि ये सरदार पूर्ण सिंह का है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, पूर्ण सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मजदूरी और प्रेम क्या हो जाएगा, तो हजारी प्रसाद का निबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, 26 देख लीजिए। कह रहा है कि उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग में सही नहीं है। जुलूस, फणीश्वर नाथ रेणु,
अंधेरे बंद कमरे, नरेश मेहता, नई पौध, कमलेश्वर, डी कह रहा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 26 में देखिए बताइए कि क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो जुलूस क्या है, तो फणीश्वरनाथ रेणु का ही है। अंधेरे बंद कमरे की बात किया जाए दोस्तों तो नरेश मेहता का ही है। नई पौध की बात किया जाए दोस्तों तो ये नागार्जुन का है। ठीक है दोस्तों, किसका है, तो नागार्जुन का है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही जवाब हो जाएगा। नए पौध किसका है, तो नागार्जुन का। जबकि जुलूस सही दिया गया है। बंद कमरे की बात किया जाए दोस्तों तो ये भी क्या आ जाएगा, तो अंधेरे बंद कमरे तो मोहन राकेश का है, सॉरी मोहन राकेश का है, नरेश मेहता का नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन वाला डी वाला सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि दो नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, जुलूस वाला सही है। जुलूस क्या है, तो फणीश्वरनाथ रेणु का ही है। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा सा डाउट में हो गया था। चलिए 27 देख लीजिए। वह शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं उसे, तो उसे अभिधा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो अभिधा। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, अभिधा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 28 की तरफ। देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं कौन, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, पंडित राज जगन्नाथ, उपयुक्त में से एक से अधिक। और डी कह रहा है, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक की बात किया जाए दोस्तों तो भारतीय काव्य शास्त्र का एक संप्रदाय है। ध्वनि सिद्धांत क्या है, तो भारतीय काव्य शास्त्र का एक संप्रदाय है जिसके प्रतिपादक कौन है, तो आनंदवर्धन। कौन है दोस्तों, तो आनंदवर्धन है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा। काव्य की आत्मा ध्वनि है, इन्होंने ही बताया था। किसने बताया था, आनंदवर्धन ने ही बताया था कि काव्य की आत्मा क्या है, तो ध्वनि है। यानी कि क्या हो जाएगा, तो 28 का बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाता। चलिए प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। कह रहा है, पहले पढ़ लीजिए फिर उसके बाद हम कुछ दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि स्थापना अ कला का उदय जीवन से है। तर्क ब कह रहा है कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। ठीक है दोस्तों, तो कथन की बात किया जाए दोस्तों, जो कला का उदय जीवन से है। तर्क बी कह रहा है कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे उठाती है। ये दोनों बात सही है। यानी कि जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन दोनों वाला सही दिया होगा वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी दिया हुआ है और वह दोनों सही है। यानी कि बी सही पे क्लिक कर देंगे हम लोग। चलिए 30 नंबर देख लीजिए दोस्तों, जो कि हिंदी का क्या हो जाएगा, तो आखिरी प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय एकता पुनीत भावना है। ब कह रहा है कि परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। ठीक है दोस्तों, तो 30 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 30 का आप लोग बताना है। तो राष्ट्रीय एकता पुनीत भावना है। और बी कह रहा है कि परिवर्तनशीलता की भी सृष्टि का सख्त नियम नहीं रहती है या शाश्वत नियम नहीं रहती है। गलत है, क्योंकि परिवर्तनशीलता क्या होती है, तो सृष्टि का ये शाश्वत नियम होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, जिसमें अ सही होगा और बी गलत। तो क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ना शाश्वत रहती है जबकि ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं रहती है। ठीक है, ये एक जगह गलत हो गया है, बाकी ए सही दिया गया है, बी गलत दिया गया है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।